हेलो। आज हम लेकर आए शब्द भेद। ये बार बार वीडियो कट जाती है, थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपने सुन लेना वीडियो को बार बार रोक रोक कर। देखिए, शब्द भेद हमारे हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण हम चार प्रकार से करते हैं। ठीक है। नंबर हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? चार आधार पर करते हैं, चार आधार पर करते हैं। ठीक है जी। हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण हम कितने आधार पर करते हैं? चार आधार पर। ठीक है। नंबर एक, उत्पत्ति, या तो इसे हम उत्पत्ति कह सकते हैं, स्रोत भी कह सकते हैं, इतिहास भी कह सकते हैं। ठीक है। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? तत्सम, जो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। तत् मतलब जिसके, सम मतलब समान, जिसके समान या किसके, संस्कृत के समान। जो संस्कृत से शब्द आते हैं वो तत्सम होते हैं। तद्भव, जो हिंदी में रूपांतर ऐसे ही आ जाते हैं हिंदी के। ठीक है। और नंबर तीन, देशज, जो देश में हमारे जन्मा हो। ठीक है। जैसे कि गड़बड़, थैला या टांग, लोटा, जो देसी शब्द होते हैं, बिल्कुल देहाती शब्द होते हैं, वो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक है। विदेशी जब शब्द, जो बाहर के शब्द होते हैं, विदेशी शब्द बाहर के हो जाते हैं, जो विदेशों से लाए हुए होते हैं शब्द, उनको विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिकेट, कैंप, कंपनी, ऑर्डर, जो अंग्रेजी टाइप के शब्द होते हैं। ठीक है। और एक आ जाता है, इसको आगत शब्द भी कहते हैं, विदेशी शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं। और अगला पांचवा हो जाता है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द दो अलग अलग स्रोतों, यानी कि दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। मतलब इसमें दो शब्द से आया हुआ होगा, चाहे वो एक संस्कृत का हो, एक फारसी का हो, एक हिंदी का हो और एक फारसी का हो। जैसे कि पानदान होता है, पान हिंदी का हुआ, दान फारसी का हुआ, तो पानदान हुआ। ठीक है। अब जैसे कि सील बंद होता है, सील अंग्रेजी शब्द हुआ और बंद फारसी शब्द हुआ, तो सील बंद हो गया। तो ये दो शब्दों के मेल से बनता है संकर शब्द। ठीक है। अब हमने पढ़ा यहाँ पे नंबर एक, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने होते हैं? पांच भेद होते हैं उसके। और ये पांच हमने ये सारे पढ़े, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और आगत। ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा को क्या आ जाता है? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट, ये जो होते हैं ये हमारे तीन होते हैं। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। अच्छा जी, अब तीन भेद कौन कौन से होते हैं? तीन तो बता दिए हमने, तीन भेद कौन कौन से होते हैं। अब ये देखिए, नंबर एक होता है इसमें ऋण। ठीक है। ऋण, ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होता है जी? देखिए, ऋण शब्द क्या होता है, मैं ऐसे बता देती हूँ। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो, यानी कि इसको जिसके खंड न हो, जिसके खंड न हो, यानी कि जिसको तोड़ा ना जा सके, जिस शब्द को तोड़ा ना जा सके, इसके खंड ना हो सके, और जो अन्य शब्दों के मेल से न बना हो, यानी कि कोई और शब्दों के मेल से न बना हो। ठीक है। उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे चावल, चावल शब्द का यदि हम खंड करेंगे तो चावल तो टूटेगा नहीं, जैसे कि मतलब चावल होता है। ठीक। इसके खंड करेंगे तो तोड़ा तो जा नहीं सकता, और इसके किसी और शब्दों के मेल से भी नहीं बन रहा है, तो ये क्या है? हमारा एक ही ऋण शब्द है। ठीक। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अगला शब्द है हमारा, एक तो हो गया इसमें नंबर एक ऋण, और नंबर दो क्या होता है इसमें? यौगिक। अब देखिए, यौगिक क्या शब्द होता है? यौगिक, ये हमारे यौगिक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है योग से, यानी कि ये शब्दों के मेल से बनता है। ठीक है। ये मेल से बनता है। अब मेल से कैसे बनता है? जैसे कि कोई भी शब्द ले लो, हम कोई भी विद्यालय ले लो। ठीक है। विधा जमा आल्य हो जाता है। विज्ञान ले लो, वि जमा ज्ञान हो जाता है, यानी कि ये दो शब्दों के मेल से बनता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब तीसरा शब्द ले लो, इसमें तीन होते हैं ना। तीसरा शब्द क्या होता है? योग ऋण। योग ऋण होता है। तीसरा शब्द क्या होता है? योग ऋण। योग ऋण वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं, पर जिनका ऋण यानी कि विशेष अर्थ हो जाता है, यानी कि वो क्या हो जाते हैं कि यौगिक तो होते हैं वो, पर वो ऋण हो जाते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। यानी कि यौगिक होते हैं हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी कि अब मान लो ये सामान्य अर्थ को न प्रकट करे और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मतलब ये जो योग ऋण शब्द होते हैं कि वो जो है मतलब एक डिफरेंट हो जाते हैं, अलग, मतलब कोई अर्थ सेम नहीं होता, तीसरा अर्थ निकलता है इसमें। जैसे कि हमारे बहुब्रीहि समास में पढ़ते हैं हम ना, तीसरा अर्थ निकलता है। इसी तरह से ये योग ऋण हो जाता है।
जैसे कोई भी शब्द ले सकते हो तुम। दशानन होता है, दशानन क्या होता है? जिसके 10 आनन हो, ठीक है। लंबोदर, जिसका लंबा आदर हो। नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ। जो भी हमारे जैसे कि पीताम्बर है, पीला वस्त्र, विशेष अर्थ निकलता है, तो पीताम्बर शब्द क्या होता है? जैसे कि पीताम्बर हो जाता है, ठीक है। पीताम्बर ही ले लो। पीताम्बर जो होता है जिसका पीले वस्त्र होते हैं, तो उससे हमारा तीसरा अर्थ निकल रहा है। तीसरा अर्थ कौन होता है? पीताम्बर जिसके पीले वस्त्र होते हैं वो कौन होते हैं? श्री कृष्ण होते हैं। श्री कृष्ण होते हैं ना, तो ये तीसरा अर्थ निकल गया इसका। तो जिसमें तीसरे अर्थ निकल रहा हो वो हमारा क्या हो जाता है? योग ऋण हो जाता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? योग ऋण जिसमें तीसरा अर्थ निकले। यौगिक जो दो शब्दों के मेल से बने। ऋण जिसके कोई खंड ना हो, जो शब्द का टुकड़े ही ना हो सके। तो ये हमारे व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर 3 हो गए, ठीक। अच्छा जी, अब सबसे पहले उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर 5 थे, और व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर 3 हो गए, ठीक है। सब पहले हमने क्या पढ़ा था? हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण 4 भेद आधार के। अब तीसरा आधार देख लीजिए। अब नंबर 3 देख लो। नंबर 3 क्या होता है हमारा? नंबर 3 होता है रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं हमारे? रूप या प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं। अब 2 कौन कौन से होते हैं? जैसे देख, रूप जैसे कि जिसमें कोई परिवर्तन हो, जैसे विकारी शब्द। विकारी का मतलब जिसमें कोई विकार हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो। अब विकार कैसे कैसे किस किस से हो जाता है? जैसे लिंग से हो जाता है। जैसे कि एक स्त्रीलिंग होता है तो पुरुष लिंग में बदल जाता है, पुरुष लिंग होता है तो स्त्रीलिंग में बदल जाता है, बदल जाते हैं सब। विकार हो जाता है। विकार मतलब होता है परिवर्तन होना, ठीक है। अब जैसे कि वचन होता है, वचन से भी बदल जाते हैं। एक वचन होता है तो बहुवचन बदल जाता है, बहुवचन होता है तो एक वचन भी हो जाता है, ठीक है। कारक से बदल जाता है। तो मतलब इन से इनका रूप बदल जाता है, विकार हो जाता है, ठीक। एक तो होते विकारी शब्द, ये 2 ही कहे हमने, एक विकारी और दूसरा कौन सा होता है इसमें? दूसरा होता है अविकारी। अविकारी का मतलब है जिसमें विकार हो जाए, परिवर्तन हो जाए, जिसमें परिवर्तन न हो, परिवर्तन न हो, यानी कि इन चीज़ों से, जैसे लिंग, वचन, कारक या क्रिया, किसी से भी चीज़ से जो कोई परिवर्तन न हो रहा हो। जैसे कल है तो कल ही है, आज है तो आज ही है, ठीक है। अब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाते हैं? अविकारी शब्द हो जाते हैं। हो गया क्लियर? अच्छा जी, अब हमारा विकारी शब्द पढ़ लिया हमने, अविकारी शब्द पढ़ लिया, ठीक है। और ये हमारे 2 प्रकार के ही होते हैं। और अब हम आ जाते हैं नंबर 4 पे। 4 नंबर हो जाता है हमारा, 4 चौथा आधार हो जाता है अर्थ के आधार पर, ठीक। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर हमारे क्या होते हैं? अर्थ के आधार पर हमारे कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। अब अर्थ के आधार पर जो 4 होते हैं, ये सबसे पहले कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होते हैं हमारा एकार्थी शब्द। एकार्थी यानी कि जिसका एक ही अर्थ हो, ठीक है। नंबर 2 हो जाता है इसमें, नंबर 1 होता है एकार्थी, नंबर 2 हो जाता है अनेकार्थी, यानी कि जिसके एक शब्द से अनेक अर्थ हो, एक अर्थ से अनेक अर्थ आ रहे हो, ठीक है, अनेकार्थी। नंबर 3 क्या हो जाता है इसमें? समानार्थी, ठीक है। समानार्थी या पर्यायवाची, समानार्थी या पर्यायवाची, ठीक है। नंबर 3 हो गया। और नंबर 4 हमारे वो आ जाते हैं जो हमारे विलोम शब्द हो जाते हैं, तुमने पढ़ा भी होगा। नंबर 4 को विपर्यार्थक शब्द बोलते हैं, विलोम शब्द या विपर्यार्थक, विलोम शब्द या विपरीत। विपरीत मतलब उल्टा होता है ना, तो ये विपरीत विलोम शब्द आ जाते हैं या विपरीत हो जाता है। ये समानार्थी आ जाते हैं, एकार्थी हो जाता है, अनेकार्थी हो जाते हैं। एक अर्थ वाले, अनेक अर्थ वाले, समानार्थी समान वाले, ठीक है। और